प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जो कुंडली मैंने देखी थी उसी कुंडली के नवांश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम इनकी कुंडली में नवांश और दशमांश आदि का भी अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वर्ग चार्ट का अध्ययन किया जाता है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। अगर व्यक्ति सवाल ये पूछे कि उसका विवाह और दाम्पत्य में बंधने के बाद कैसा रहने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कुंडली है और इस कुंडली का जो मालिक है, जो जातक है, अगर ये पूछता है कि विवाह कैसा रहने वाला है विवाह करने के बाद, तो सबसे पहले लग्न को देखिए तो लग्न बड़ा अच्छा बन गया। उसके बाद जन्म कुंडली के सुख भाव को देखिए तो सुख भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी। यहाँ के अधिपति जाकर के यहाँ बैठे हैं और वापस इसे 7वीं दृष्टि से देख भी रहे हैं, यानी कि ये भी ठीक है। यहाँ का कारक गुरु उनके साथ बैठा है, यानी कि विवाह के बाद की स्थिति अचल और चल संपत्ति के भाव बड़े अच्छे बन रहे हैं। प्रेम कैसा है व्यक्ति के जीवन में, तो मिथुन राशि शुभ ग्रह की राशि बनी। एक शुभ ग्रह यहाँ बैठा है और वहाँ का कारक जो है वो भी केंद्र में बैठा है। पंचम के कारक गुरु होते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। संतान का सुख व्यक्ति के पास बेहतर होने वाला है। और दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में लग्नेश अगर प्रबल हो तो सारी चीज़ों के मिलने की स्थितियां बढ़ जाती हैं। अगर लग्नेश कमज़ोर हुआ तो उसके सभी प्रकार के दुष्परिणाम भी कई बार बहुत जल्दी घटित होने लगते हैं, या कई बार वो कुंडली कमजोरी की तरफ अग्रसारित हो जाती है। पर वस्तुतः अगर व्यक्ति यही पूछे कि व्यक्ति की कुंडली में दैनिक आय कैसा है, तो दैनिक आय के भाव में विषम संख्या की राशि बनती है और पापग्रह की राशि में पापग्रह का बैठना ठीक होता है। यहाँ पे भी वो बात बनी है, पापग्रह की राशि सूर्य की बनी है, मंगल वहाँ पापग्रह बैठे हैं, ये भी बात है। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, तो भाग्य का अधिपति दशम स्थान में आकर के बैठ रहा है। केंद्र त्रिकोण और धर्म कर्माधिपति योग लगा, भाग्य का कारक उसके साथ बैठा है। अब कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल आसानी से व्यक्ति का जीवन यूं चलता रहेगा। नवमांश कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो मंगल और बुध लग्न में बैठे हैं। मंगल कहाँ के अधिपति, जन्म कुंडली के। ऋण और रोग के अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में बैठ रहे हैं। और वहां पे गुरु साक्षात रोग की राशि में। पत्नी पेट की रोगी या दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति पेट से संबंधित समस्याओं से गुजर सकता है। आलस्य का भाव हो सकता है और व्यक्ति के कई बार व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो उसी के क्षेत्र से आती है, या वो भी टेक्निकल या तकनीक का ज्ञान रखने वाली होती है, क्योंकि मंगल लग्न में ही बैठ रहे हैं, बुध के साथ है। तो शिक्षक का गुण भी व्यक्ति के पत्नी के संबंध में देखे जा रहे हैं। व्यक्ति की पत्नी शिक्षक या पढ़ी लिखी और बेहतर बुद्धि की होती है, तार्किक होती है, और ऐसी स्थिति में वो सुयोग्य भी होती है। दूसरी बात है, जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में धनु राशि के सूर्य बैठे हैं, ये उनके मित्र की राशि है। यहाँ के अधिपति गुरु जो है वो पीछे जा रहे हैं। विवाह में कभी कभी व्यक्ति नानुकुर भी करेगा और कई बार उसको कई चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं। और कई बार जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति पीछे जाते हों, यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति सूर्य जो हैं वो बढ़िया बैठे हैं, वर्गोत्तम भी हैं। सप्तम भाव में एक वर्गोत्तम ग्रह का बैठना, ऐसी स्थिति में कि सूर्य और मंगल और बुध का संबंध, तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य खराब नहीं है, क्योंकि वहां पे भाव खराब नहीं बना है, वो भाव शुभ ग्रह का है। उस भाव का अधिपति उसके निकट बैठा है, लेकिन पीछे जा रहा है, रोग में जा रहा है, तो पेट से संबंधित समस्या बनेगी। और उसके बाद व्यक्ति की पत्नी थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव है और बुध चपल ग्रह होता है, चंचल है, चालाक है। अब वहां पे व्यक्ति की पत्नी कभी कभी बोले तो उसमें निरसता का भाव आ जाए, वो कभी कभी बोले तो रूखा बोल दे, अत्यंत आत्मविश्वास से भरी हुई हो, और कभी कभी वो रूखेपन से युक्त हो। हाँ, ये बात है। और दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में सप्तम भाव से केंद्र में, तो दाम्पत्य मिलाकर के ही करना होगा। दाम्पत्य खराब नहीं है क्योंकि शुक्र वहां देख रहे हैं जन्म कुंडली में, यहां मंगल के प्रभाव में। तो नवमांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव बन रहा है, यहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति जो है वो लग्न में बन रहे हैं, लग्नेश होकर के, और मंगल की भी दृष्टि है जो कि जन्म कुंडली का रोगेश होता है। तो व्यक्ति कभी कभी अपने प्रभावों के कारण ही दाम्पत्य में नानुकुर की स्थिति में जाता है, या कमजोर भी हो जाता है, या कई बार उसमें उग्रता व्यग्रता की स्थिति, या कई बार उत्तर प्रत्युत्तर का दौर भी एक चलता रहेगा। थोड़े से सामंजस्य की स्थिति बनानी होगी, जो कि बिल्कुल आवश्यक है।
नवमांश कुंडली में ही शनि स्वग्रही होकर के भाग्य भाव में बैठ करके लाभ को देख रहे हैं। वहां से जन्म कुंडली में अगर और भी गौर करते हैं तो प्रेम कैसा है, दोनों में प्रेम रहे, पर हो सकता है कि तर्क भी कभी हो, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की पत्नी जो मिलेगी वो एक पतिव्रता मिलेगी और वो पूर्णतया संस्कार से युक्त होकर के प्रेम संबंधों में जीवन को डालने वाली होती है। व्यक्ति के पति और पत्नी के संबंध में जो दाम्पत्य का सूत्र है वो बिल्कुल ही सहज और बिल्कुल सुरक्षित है, उसे किसी भी प्रकार से समस्या में मैं नहीं देख रहा। सूर्य मंगल का प्रभाव है, वहां पे थोड़े से वो तकनीकी और समझदारी से युक्त होकर के कभी कभी वो टेबल पे बैठ करके भी एक हेल्दी जो डिस्कशन होता है उसकी स्थिति देखता हूं। दशमांश कुंडली भी अगर मैं देख रहा हूं इनकी कुंडली में तो लग्न का अधिपति वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली के विदेश अपने जन्म स्थान से दूर स्थापित करता है और साथ ही साथ वहां पे कंपटीशन की स्थिति भी बनती है, मतलब कार्य क्षेत्र में थोड़े से दारोमदार की स्थिति बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार बढ़ती है, व्यक्ति को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं और कई लोगों का काम करना भी पड़ता है। पर ऐसी स्थिति इस कुंडली में नहीं है कि व्यक्ति का क्रेडिट कोई और ले जाए और उसके काम करने के बाद उसके फल ना मिलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं। व्यक्ति के जीवन में जितना वो करेगा उतना वो न्याय दे ही देंगे। क्लियर है यहां तक? जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में गुरु और शुक्र लग्न में बैठ करके व्यक्ति को जहां अनुभव से सिद्ध करते हैं, अनुभव गम्य बनाते हैं, बोध गम्य बनाते हैं और व्यक्ति के गंभीरता का पालन भी करवाते हैं। जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट के दशम स्थान में सूर्य की राशि बनेगी, जो वो वहां पे बहुत अच्छे स्थिति में बैठ करके लाभ का प्रभाव दिखा रहे हैं। जन्म कुंडली में दशमांश जो बनता है वो दशम स्थान में 5 नंबर की राशि बनी है, सूर्य यहीं बैठे हैं, यानी कि लग्न कुंडली में भी सूर्य जो है वो बड़े अच्छे बैठे थे और दशमांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी ही बन रही है, वो खराब नहीं है। व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का कैरेक्टर, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति के प्रतिक्रिया, इन सभी चीजों का, व्यक्ति के संबंध उसके बॉस के साथ हमेशा ही निरल और बिल्कुल ही कोमल रहने वाले हैं। क्लियर है? अब बात अगर मैं व्यक्ति के जीवन में संतान की बात करता हूं तो सप्तमांश कुंडली बनती है सिंह लग्न की, जहां पे गुरु और शुक्र जैसे ग्रह दोनों बैठे हैं। शुभ ग्रह दो बैठ गए केंद्र में लग्न में और उसके बाद उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रही है। यहां पे D7 चार्ट में यहां बनती है सिंह राशि, जिसके अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में अगर सूर्य की बात करते हैं तो वो चंद्रमा के साथ बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि लग्नेश की दृष्टि पड़ी और पंचम भाव के अधिपति जो है वो गुरु साक्षात लग्न में ही बैठ करके वापस 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं। संतान की समस्या भी कुंडली में नहीं है। अमावस्या दोष का प्रभाव हो सकता है क्योंकि सप्तमांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यहीं बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को एक सही मुहूर्त का और गर्भाधान जब करना हो तो निस्संदेह गर्भ का आहान काल पंडितों से बताया गया हो और पंडितों से पूछा गया हो। ऐसा नहीं कि जब इच्छा करा तब व्यक्ति गर्भाधान के लिए उद्वेलित हो जाता है। निस्संदेह गर्भ को पालना एक अच्छे समय में ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर होता है। वास्तव में गर्भाधान एक संस्कार होता है जिसके बारे में हमें जानना और अवश्य ही जानना चाहिए। इस कुंडली के लिए अगर मैं और बाकी की चीज़ों के बारे में अगर विचार करता हूं तो इस कुंडली में कभी भी किसी भी तरीके से समस्याओं की स्थिति में नहीं है। कुंडली बिल्कुल अच्छी है और बिल्कुल बढ़िया है। कुंडली में अगर मैं होरा चार्ट की बात करता हूं तो होरा कुंडली में जो स्थिति है उसमें चंद्रमा, बुध और मंगल की दशाएं जब भी व्यक्ति के ऊपर से चलेंगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वो विश्वसनीयता का पालन करेगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा और वो मील का पत्थर भी जीवन में वो दशा साबित होने वाली बन रही है। उसके बाद अगर मैं बाकी के जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के अतिरिक्त जितने भी ग्रह बचते हैं, इनकी दशाएं व्यक्ति को मानसिक स्टेबिलिटी को दर्शाने वाली, व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख को प्रदान करने वाली और व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने वाली होती हैं। ये व्यक्ति 2068 तक, मैंने कल ही बात कही थी कि बिल्कुल निशब्द गति से आगे बढ़ता जाए, बिल्कुल ठीक है। दाम्पत्य का सुख है, चल अचल संपत्ति का भाव बढ़िया बन रहा है, शुक्र की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, बुध की दशाएं ये व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी और धीरे धीरे निरंतरता से व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगी। ये स्थिति बहुत अच्छी है, कुंडली बेहतर है और निस्संदेह इस कुंडली में मैं अगर एक बात कहूं तो इस कुंडली में जो कमजोरी वाली बात है वो बुध के बारे में मैंने कल भी चर्चा करी थी। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है और आपको इसके पिछले हिस्से को देखना जरूर ही चाहिए, जहां मैंने एक बड़ा ही बृहद विश्लेषण किया था। यहां पे अगर मैं नक्षत्रों की बात करता हूं तो नवमांश कुंडली में बुध मृगशिरा के बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से वहां पे ऊर्जा है
अब वो निगेटिव नहीं है, क्योंकि वहां पे वास्तव में लग्न का अधिपति लग्न में ही बैठा है। नवमांश कुंडली में गौर करिए तो बुध यहीं बैठे हैं और बुध मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र के अधिपति के साथ बैठने से ग्रह का बल बढ़ता है। दूसरी बात है, जन्म कुंडली में गुरु विशाखा के खुद के नक्षत्र में, नवमांश कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा के, ये बड़ी बढ़िया, और उसके बाद वो भी अपने नक्षत्र के, गुरु भी अपने नक्षत्र के, मंगल आर्द्रा के बैठे हैं। थोड़ा प्रभाव उग्रता व्यग्रता का रहेगा, जहां व्यक्ति पेशेंसलेस होगा, पर वो स्थिति पत्नी के प्रभाव में ज्यादा देखी जा रही है। शनि बढ़िया बैठे स्वग्रही होकर के, शुक्र उच्च के होकर के तुला राशि के बैठे हैं, और शुक्र तुला राशि के चंद्रमा के साथ प्रेम है, सौहार्द है, यश है, कीर्ति का भाव भी देख रहा हूं, और व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हुए शुक्र और चंद्रमा समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।